नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। कश्मीर में आप सभी का स्वागत है। अगर आप जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर घूमने का टूर प्लान बना रहे हैं तो आज हम आपको कश्मीर के लिए कंप्लीट गाइड करेंगे। सबसे पहले तो हम आपको लेकर चलेंगे श्रीनगर की उन सभी फेमस टूरिस्ट प्लेसेस की ओर जो कि श्रीनगर टूर के दौरान आपको ज़रूर देखनी चाहिए, ज़रूर एक्सप्लोर करनी चाहिए और उन प्लेसेस को आपको अच्छे से दिखाएंगे जिससे कि आपको ऐसा अनुभव होगा कि आप हमारे साथ श्रीनगर घूम रहे हैं। और साथ ही हम आपको ये जानकारी भी देंगे कि कैसे आप अपना कश्मीर टूर प्लान कर सकते हैं। कश्मीर की और फेमस प्लेसेस जैसे कि सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम और श्रीनगर, ये सारी प्लेसेस कैसे घूम सकते हैं, ये सारी छोटी बड़ी जानकारी आज आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं और मिलकर एक्सप्लोर करते हैं श्रीनगर। इस टूर के दौरान जिन स्थानों को हम एक्सप्लोर करेंगे वे कुछ इस तरह से होंगे कि सबसे पहले हम चलेंगे डल लेक के लिए और वहाँ पर करेंगे शिकारा राइड और डल लेक के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे जैसे कि मीना बाज़ार, फ्लोटिंग मार्केट, लोकल विलेज और फ्लोटिंग फार्म्स यानी कि तैरते हुए खेत जिनके ऊपर खेती की जाती है। ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम देखेंगे डल लेक के अंदर। डल लेक के बाद हम चलेंगे चश्मा शाही मुगल गार्डन को एक्सप्लोर करने जो कि अपने नेचुरल वाटर स्प्रिंग के लिए फेमस है। चश्मा शाही के बाद हम चलेंगे परी महल को एक्सप्लोर करने जो कि श्रीनगर में स्थित एक ऐतिहासिक पैलेस है। परी महल के बाद हम चलेंगे श्री शंकराचार्य जी मंदिर में दर्शन के लिए जहां से श्रीनगर का एरियल व्यू नज़र आता है। शंकराचार्य जी मंदिर के बाद हम चलेंगे शालीमार बाग को एक्सप्लोर करने जो कि सबसे बड़ा मुगल गार्डन है और यहाँ पर कई सारी बॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग भी हुई है। शालीमार बाग को एक्सप्लोर करने के बाद हम चलेंगे निशाद बाग को देखने जो कि दूसरे नंबर का सबसे बड़ा मुगल गार्डन है। लेकिन बस इतना ही नहीं, श्रीनगर में और भी कई सारे इंटरेस्टिंग स्थान हैं जिन्हें हम एक्सप्लोर करेंगे। अब हम देखने जा रहे हैं श्रीनगर की सबसे फेमस प्लेस जिसका नाम है डल लेक, जिसे डल झील के नाम से भी हम जानते हैं, जहां पर कई सारी बॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग हुई है। और ये हैं शिकाराज जो कि डल लेक में चलती हैं। इनको हाथ से चलाया जाता है और इससे ही हम डल लेक में घूमते हैं। डल लेक काफ़ी बड़ा है, काफ़ी सारे किलोमीटर्स के अंदर ये फैला हुआ है। इसके अंदर लोकल मार्केट्स हैं, लोगों के घर हैं और सामने की ओर आप देखेंगे तो कई सारी हाउस बोट्स आपको नज़र आएंगी। तो चलिए अब हम चलते हैं शिकारा राइड के लिए। इसके चार्जेस क्या होते हैं वो भी मैं आपको क्लियर करूँगा। तो शिकारा राइड हमारी शुरू हो चुकी है और हमारे साथ सर हैं जो कि अभी हमें शिकारा राइड के बारे में और डल लेक के बारे में थोड़ी जानकारी देंगे। सर सबसे पहले तो नमस्ते, आपका नाम सर? गुलाम मुस्तफ़ा। सर एक चीज़ बता सकते हैं आपकी डल लेक में कितने घाट है लगभग? यहाँ पे लगभग है टोटल निगी लेके समेत है 32 घाट। 32 घाट? हाँ 30-32 घाट लगभग है यहाँ पे निगी लेके समेत। ओके। और आप यहाँ कश्मीर में ही रह रहे हैं? हम यही के रहने वाले। अच्छा। यही पे पले हैं हम। डल लेक के अंदर है, गाँव में रहते हैं। अच्छा, गाँव में रहते हैं। हाँ, डल लेक के अंदर गाँव है। ये जो लेक है ना 32 किलोमीटर आता है राउंड में। कम से कम यहाँ पे 1 लाख पॉपुलेशन है। डल लेक यहाँ पे ज़्यादा किसान लोग हैं, ज़मींदार लोग हैं यहाँ पे खेती बाड़ी भी करते हैं। यहाँ पे सुबह लगता है, सुबह वेजिटेबल मार्केट अर्ली इन द मॉर्निंग। हाँ, पानी के बोटों के अंदर लगता है वो। अच्छा। सब्जी मंडी वो सुबह लगता है। फ्लोटिंग मार्केट बोलते हैं शायद? नहीं, फ्लोटिंग मार्केट अलग होता है, वो वेजिटेबल मार्केट है। सुबह बोटों में लगता है सब्जी मंडी। यहाँ पे सुबह लगता है 5:30 बजे, 6 बजे तक लगता है, 1 घंटे तक रहता है वो जी। सुबह जो वो वेजिटेबल मार्केट लगता है 1 घंटे तक। लोकल मार्केट? लोकल मार्केट है। और आप कितने साल से शिकारा चला रहे हैं? हमको हो गया लगभग 10-12 साल। 10-12 साल हो गया। क्योंकि इसको हमका एक्सपीरियंस है। यहाँ पे घर में पर्सनल बोट होते हैं, घर में 2-2, 3-3, बड़े भी छोटे भी। जो बड़ा होता है वो लगता है खेती बाड़ी करने में, जो छोटा है वो आने जाने में। समझो वो हमारा गाड़ी रहता है, जैसे मोटरसाइकिल बाइक रोड पे होता है, हमारा वैसे वो गाड़ी रहता है। हाँ, क्योंकि आपका गाँव तो लेक के वहाँ लेक की जगह उस साइड आएंगे, फ्लोटिंग मार्केट, मीना बाजार उस साइड आगे आप देखेंगे। ओल्ड सिटी विलेज देख सकते हैं आप, कैसे छोटे छोटे आइलैंड पे आते हैं बस्ती। यहाँ पे आइलैंड बहुत है, पक्का लैंड बहुत है, इसके ऊपर है बस्ती। बस्ती, पानी तो चारों तरफ
जी जी पानी जी। चारों तरफ। जब आप शिकारा राइड करेंगे तो कुछ इस तरह की फ्लोटिंग शॉप्स भी आपको नज़र आएंगी जो तैरती हुई मार्केट्स हैं एक तरह की। तो डल लेक में घूमते हुए मैं आपको डल लेक की जो गहराई है उसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा। डल लेक की गहराई अलग अलग लेवल्स पे है। जैसे कि अभी जिस एरिया में हम घूम रहे हैं यहाँ की जो गहराई है वो 12 फीट के करीब है, लेकिन यहाँ जो गांव होते हैं जो डल लेक के बीच में गांव बनाते हैं उनकी जो गहराई है वो लगभग 6 फीट के आसपास होती है। लेकिन जो मैक्सिमम गहराई अगर यहाँ पे बात करें तो मैक्सिमम गहराई 20 से 25 फीट है। ज़्यादा गहरा नहीं है ये, लेकिन काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है, तो देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। और साथ ही देखेंगे तो डल लेक के किनारे आपको जो ज़बरबान माउंटेन रेंज है वो पूरी की पूरी नज़र आती है। मतलब ये जो झील है ये पहाड़ों के बीच में घिरी हुई है। पहाड़ों का जो नज़ारा है वो यहाँ से बेहद खूबसूरत नज़र आता है। डल लेक कई जगह पतली है तो कई जगह आपको चौड़ी नज़र आएगी। और जो श्रीनगर है वो डल लेक के पूरे किनारे पर बसा हुआ है एक तरह से। मतलब डल लेक एक तरह का सेंटर हो गया श्रीनगर का। और यहाँ से अब हम एक चौड़े वाले एरिया में पहुँच चुके हैं डल लेक के, जहाँ से आप देखेंगे तो कई सारी हाउस बोट्स दूसरी साइड पर नज़र आ रही हैं। और साथ ही जो डल लेक का यहाँ से व्यू नज़र आ रहा है वो बहुत ही खूबसूरत है जो नज़ारा है। और साथ में ही जो रोड आप देखेंगे, रोड बिल्कुल किनारे पर है डल लेक के, क्योंकि यही मेन रोड है जहाँ से आगे के लिए जाया जाता है। इस लेक का नाम है मेन पॉट ऑफ ओपन डल लेक, सबसे बड़ा लेक। 32 खुला डल लेक, खुला ओपन डल लेक। कम से कम ये 32 किलोमीटर आता है अराउंड में। कम से कम इसमें घूमने में लगता है 1 डे, पूरे एक दिन लगता है पूरे घूमने में। अब पूरा लगाना हो तो एक दिन ज़्यादा ही लगेगा, एक दिन ज़्यादा ही लगेगा। हाथ वाली बोट से। हाँ, हाथ वाले शिकारे को। दिसंबर जनवरी में किसी साल पूरा लेक फ्रीज भी हो जाता है। किसी साल पूरा जम जाता है। स्केटिंग क्रिकेट खेलते थे इसके ऊपर, इतना जम जाता है, इतना जम जाता है, पूरा पत्थर जैसा बनता है। यहाँ पे जो पिक्चर बन गए वो जब फूल खिले, कश्मीर की कली, आरज़ू, जब तक है जहाँ, हैदर, मिशन कश्मीर, वो यहीं पे शूट हुआ था। बहुत सी पिक्चरें यहाँ पे बन गए थे। यहाँ पे जो अंदर है यहाँ पे गाँव है। यहाँ पे करते हैं ज़्यादा विंटर में कढ़ाई का काम, हैंडलूम ज़्यादा करते हैं। पश्मीना शॉल, साड़ी यहाँ पे बनाते हैं, खुद डालते हैं मार्केट में। यहाँ जो मेन मार्केट आता है फ्लोटिंग मार्केट और मीना बाज़ार, जहाँ यहाँ वो गवर्नमेंट शॉप है। यहाँ पे मिलता है 200 रुपये से शाल स्टार्टिंग होता जाता है। और सर एक चीज़ बताइएगा कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ शिकारा कितने हैं? टोटल शिकारा कितना है? हाँ। टोटल शिकारा कम से कम 4000 तक होंगे, 4000 तक होंगे लगभग। हाँ, शिकारा डल में चलते हैं। हाउस बोट टोटल 1200 है। हाउस बोट 1200, शिकारा 2-4 हज़ार होंगे कम से कम। हाँ, 4000 तक होंगे शिकारा यहाँ का, 4000 डल लेक के अंदर। ओके। शिकारा में राइड करते हुए कुछ इस तरह के कॉफ़ी, चाय, कावा जो बेचने वाले वेंडर्स हैं वो भी आपको नज़र आएंगे, जो कि आपको बोट के थ्रू सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये है डल लेक में स्थित फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस, जो कि फ़िलहाल तो स्थिर है, लेकिन यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो बताते हैं कि पहले ये नाव की तरह डल लेक में एक जगह से दूसरी जगह जाया करता था पोस्ट ऑफिस के काम के सिलसिले में। डल लेक में घूमते हुए अब हम पहुंच चुके हैं नेहरू गार्डन के पास, जिसे नेहरू पार्क भी कहा जाता है। ये एक तरह का आइलैंड है, एक तरह का टापू है जिसके ऊपर एक गार्डन बना दिया गया है। जब आप डल लेक में शिकारा की सवारी करके आते हैं तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। डल लेक में घूमते हुए हम जा रहे हैं यहाँ डल लेक के बीच में बने हुए गांव की तरफ। यहाँ पे पानी के बीच में गांव भी बने हुए हैं। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि हम यहाँ जाकर देखेंगे। अभी हम हाउस बोट को थोड़ा सा पास से देखने की कोशिश करेंगे। हमारे पास में चल रही है एक हाउस बोट।
हाउस बोट मतलब एक ऐसी बोट जिसके ऊपर आपको बिल्कुल होटल जैसी सुविधाएं मिलती हैं। इसमें कमरे होते हैं, इसमें किचन होता है, टॉयलेट, लेटरिन, बाथरूम, सब कुछ इसी के अंदर होता है। जैसे कि हम होटल में रहते हैं उसी तरह की सुविधा इस हाउस बोट में होती है। तो अगर आप श्रीनगर आते हैं, कश्मीर आते हैं, तो हाउस बोट का भी मज़ा आप ले सकते हैं। ये एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। हालांकि यहाँ की जो हाउस बोट्स होती हैं वो स्टिल होती हैं, यानी कि खड़ी होती हैं। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं ये बैम्बूज या फिर जो स्टिक्स लगा करके इन हाउस बोट को एक जगह पर रख दिया गया है। ये हाउस बोट मूव नहीं करती, जैसे कि केरला में हम देखते हैं एलपी के अंदर कि हाउस बोट्स मूव करती हैं और फिर बाद में उनको किनारे पे लगाते हैं। पर यहाँ पर ऐसा है कि जो हाउस बोट्स हैं वो स्टिल रहती हैं, खड़ी रहती हैं। जितनी भी हाउस बोट हैं वो मूव नहीं करती। अगर आपको हाउस बोट तक आना है तो आपको शिकारा लेनी होगी या कोई दूसरी बोट, वो जो कि आपको हाउस बोट तक छोड़ के जाएगी और लेने आएगी। यानी कि आप हाउस बोट के थ्रू किनारे पर नहीं जा सकते, एक बोट की सहायता की आपको ज़रूरत होती है। शिकारा राइड करते हुए अब हम पहुंच चुके हैं एक लोकल मार्केट में, जिसे फ्लोटिंग मार्केट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे सारी दुकानें बोट्स में लगाई गई हैं। ये कोई ज़मीन नहीं है, ये एक तरह की बोट है, जो कि आगे आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे ये दुकानें हैं, लेकिन बोट की शेप में दुकानें बनाई गई हैं, जो कि पानी में तैरता हुआ बाज़ार है। इसकी स्पेशल चीज़ ही यही है कि नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो बैम्बूज वगैरह हैं, जो बांस है या फिर जो लकड़ियाँ हैं, उसके ऊपर ये बोट्स को खड़ा किया गया है या फिर एक बेस बनाकर, पानी के ऊपर बेस बनाकर इन दुकानों को इंस्टॉल किया गया है। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं। और अब हम देख रहे हैं श्रीनगर के अंदर ये जो गांव, जो कि डल लेक के बीच में बना हुआ है, एक आइलैंड के अंदर। यानी कि डल लेक के बीच में आप छोटे छोटे आइलैंड्स देखेंगे जहां पर इस तरह के गांव बने हुए हैं। जैसे कि आप देख पाएंगे ये थोड़ा सा ज़मीन का भाग है जहां पर लोगों ने घर बना रखे हैं, दुकानें बना रखी हैं। डल लेक में शिकारा राइड करते हुए अब हम पहुंच चुके हैं मीना बाज़ार में, जहां पर कपड़े, ड्राई फ्रूट्स और साथ ही हैंडीक्राफ्ट आइटम्स काफ़ी सारे मिलते हैं। और ये एक ज़मीन वाला भाग है। यहाँ पर पीछे की साइड देखेंगे तो एक तरह का आइलैंड वाली ज़मीन है, लेकिन आगे की साइड पानी है। तो लोगों ने एक तरह से फ्रेमिंग बना करके यहाँ पर दुकानों को सपोर्ट दिया हुआ है। और कई सारे लोग यहाँ पर शॉपिंग करते हुए नज़र आएंगे आपको, क्योंकि आगे की साइड देखेंगे तो कुछ और दुकानें हैं जो कि नज़र आती हैं। पानी के बीच में कुछ इस तरह के जनरल स्टोर्स, जो किराने की दुकानें होती हैं, वो भी आपको नज़र आएंगी। यानी कि यहाँ का जीवन आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग रहते हैं। डल झील में जब आप शिकारा राइड करेंगे और इस तरह के जो विलेज वाले एरियाज़ में आएंगे जहाँ पर मीना बाज़ार है, लोगों के घर हैं, तो आपको एक अलग ही फीलिंग आएगी। ऐसा लगेगा कि आप किसी अलग जगह पर आ चुके हैं, किसी अलग दुनिया में आ चुके हैं, क्योंकि ये फीलिंग बहुत यूनिक है। क्योंकि हर जगह इस तरह के मार्केट्स नज़र नहीं आते, क्योंकि एक तरह का फ्लोटिंग मार्केट है पूरी तरह से, जहाँ पे लोग फ्लोटिंग तरीके से आवागमन कर रहे हैं, रह रहे हैं। तो एक अलग ही फीलिंग आपको यहाँ पर आएगी। डल लेक में आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाना चाहूँगा। ये जो आप एरिया देख रहे हैं, इसे बोलते हैं फ्लोटिंग एग्रीकल्चर लैंड, यानी कि ऐसी ज़मीन जो कि पानी के ऊपर तैर रही है और उसके ऊपर खेती की जाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि इस ज़मीन को एक जगह से दूसरी जगह भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। यानी कि अभी इनको खूंटे गाड़ करके ज़मीन को इस जगह स्थिर किया गया है, लेकिन अगर आप चाहें तो इस ज़मीन को दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं और वहाँ पर खेती कर सकते हैं। घास वाला है ना, ये इसको बोलते हैं फ्लोटर्स गार्डन भी बोलते हैं, फ्लोटिंग लैंड भी बोलते हैं, चलती फुर्ती ज़मीन। हम ज़्यादा ग्रो करते हैं इसके ऊपर वेजिटेबल, टमाटर, खीरा, लौकी, मेलन, वाटरमेलन समर में।
मतलब ये ज़मीन को आप इधर से उधर भी कर सकते हाँ, हो? इसको मूव भी कर सकते हैं, दूसरी जगह इसको शिफ्ट कर सकते हैं। इसको लकड़ी बांध कर रखते हैं, एक ही जगह रखते हैं, हवा से इधर उधर हो जाता है। अगर रखना है दूसरी जगह इसको रख सकते हैं, इसको ले जा सकते हैं। मतलब पानी हम के गांव ऊपर में खेती है। ये जो गांव है अंदर ज़्यादा सब्जी हम इसी के ऊपर बनाते हैं समर में। अपने अपने टाइम से अपने अपने हिसाब से बनाते हैं सब्जी। जैसे लौकी होता है ना लंबा लंबा, हाँ। यहाँ का लौकी होता है बहुत लंबा। हाँ। जैसे बाहर का था वो छोटा होता है, हाँ। यहाँ का होता है बहुत लंबा। टमाटर, खीरा, लौकी, मेलन, वाटरमेलन, इसके ऊपर लौकी इसके ऊपर बनाते हैं, कद्दू भी, पम्पकिन भी बनाते हैं। डल लेक के अब एक ऐसे इलाके में हम पहुंच चुके हैं जिसका नाम है गोल्डन लेक। है तो ये डल लेक ही, लेकिन ये जो इलाका आप देख रहे हैं शाम के समय ये गोल्डन नज़र आता है, क्योंकि जब सूरज ढलने लगता है तो पानी पे सूरज की जो किरणें हैं वो गोल्डन कलर इस पे छा देती है। मतलब आपको ये जो लेक का पानी है वो गोल्डन कलर का नज़र आता है। इस वजह से इस इलाके का नाम गोल्डन लेक रखा गया है। अभी जो हमने शिकारा राइड करी वो घाट नंबर 7 से करी थी। अगर आप इसी तरह का नज़ारा चाहते हैं तो घाट नंबर 7, 8, 9 तक कुछ इसी तरह का नज़ारा नज़र आता है, तो अगर आप चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। अब बात करते हैं चार्जेस के बारे में कि हमें कितना चार्ज देना पड़ा था शिकारा राइड के लिए। हमें 1500 रुपये लगे थे 1 घंटे के लिए, क्योंकि हम 5 व्यक्ति थे। यहाँ पर गवर्नमेंट रेट्स लगाई गई हैं, इस तरह का पूरा चार्ट है जिसमें कि अलग अलग सवारी के हिसाब से अलग अलग रेट्स यहाँ पर मेंशन की गई हैं, और घंटे का रेट्स होते हैं कि अगर हम शिकारा राइड करना चाहते हैं तो इस तरह से यहाँ घंटे पे रेट्स लिखी हुई हैं। 900 रुपये, 800 रुपये, कौन कौन से पॉइंट आप कवर करना चाहते हैं शिकारा से, वो उसके लिए यहाँ पे रेट्स लिखी हुई हैं, और कौन से घाट से कौन से घाट तक के लिए रेट है वो भी सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। तो आप रेट चेक कर लें और उसके बाद शिकारा राइड के लिए जा सकते हैं। श्रीनगर में अब हम आ चुके हैं मुगल गार्डन चश्मा शाही को देखने। कई लोग इसे चश्मे शाही भी बोलते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है चश्मा शाही, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है। और इस गार्डन के एंट्रेंस पे ही हम देख सकते हैं कि काफ़ी सारी स्नो है जो कि ऊपर की ओर नज़र आ रही है, और ये है इस गार्डन का एंट्रेंस। और यहाँ से इसका टिकट मिलता है। टिकट का मूल्य है 24 रुपीज़ फॉर एडल्ट, और अगर बच्चे आपके साथ हैं तो उनका जो चार्ज लगता है वो 12 रुपये के हिसाब से टिकट लगता है। और इस गार्डन का जो एंट्री टाइमिंग है वो सुबह 9 बजे से सनसेट तक है, यानी कि जब तक सनसेट नहीं हो जाता तब तक आप यहाँ पर घूम सकते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और इस गार्डन को अंदर से देखते हैं। अब हमने प्रवेश कर लिया है चश्मा शाही मुगल गार्डन के अंदर। ये गार्डन सबसे छोटा मुगल गार्डन है। जो सबसे बड़ा है वो है शालीमार बाग, जो दूसरे नंबर का आता है वो है निशाद गार्डन, और तीसरे नंबर का है चश्मा शाही। और ये गार्डन किस वजह से फेमस है वो जगह मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये गार्डन एक स्प्रिंग की वजह से फेमस है, यानी कि यहाँ पर एक प्राकृतिक पानी का स्रोत है, जिसे झरना भी हम बोल सकते हैं। और वो झरना थोड़ा पवित्र झरना माना जाता है, और इसमें हमेशा पानी आता रहता है, ये ऐसा कहा जाता है। और अभी भी जैसे ये फरवरी का महीना है तो यहाँ पर आपको पानी नज़र आएगा। वैसे पानी का जो फ़्लो है वो ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन इस साल स्नो कम गिरी है तो उस वजह से पानी का लेवल कम है। अदरवाइज़ इसका पानी का फ़्लो काफ़ी रहता है, और फिर पानी जो ओवरफ्लो होते हुए इन चैनल्स के थ्रू नीचे की ओर जाता है। ये इस गार्डन की खास बात है। चश्मा मतलब होता है वाटर का सोर्स, मतलब वो एक झरना बोल सकते हैं उसको। तो चश्मा शाही, इस गार्डन के पीछे एक छोटी सी कहानी भी है जो इसके नाम की वजह है कि इसका नाम चश्मा शाही क्यों रखा गया, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन ये चैनल्स देखिए, यहाँ से इस तरह से चैनल्स बनाई गई हैं, और इससे पानी फ्लो होते होते नीचे की ओर जाता है। और ज़्यादा बड़ा गार्डन नहीं है, जितना बड़ा एरिया हमको नज़र आ रहा है ये इतना ही बड़ा गार्डन है, जैसे आप देख सकते हैं। हालांकि यहाँ से पीछे से ज़बरवान माउंटेन रेंज का जो नज़ारा है वो काफ़ी अच्छा नज़र आता है। और जब आप अप्रैल से लेकर जो गर्मियों का सीज़न है उस टाइम यहाँ आते हैं तो काफ़ी हरियाली और फूल वगैरह यहाँ पर नज़र आते हैं। चश्मा शाही का नाम झरने से लिया गया है। कश्मीर की महान महिला संत रूपा भवानी ने इस झरने की खोज की थी, जो कश्मीर पंडितों के साहिब वंश से थी। रूपा भवानी का पारिवारिक नाम साहिब और झरने को चश्मा साहिब कहा जाने लगा। समय के साथ साथ ये नाम बिगड़ गया और वर्तमान में इसका नाम चश्मा शाही के नाम से
रखा गया है। श्रीनगर में अब हम देखने जा रहे हैं परी महल को, जिसे परियों के महल के नाम से भी जाना जाता है। ये जब हम चश्मा शाही गार्डन देखते हैं तो उससे 2.5 किलोमीटर ऊपर की ओर जब हम और चढ़ाई करते हैं तो आता है परी महल। तो चलिए अब इसे अंदर से देखते हैं। परी महल के अंदर हम आ चुके हैं। ये महल ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन ये जो पुराने स्ट्रक्चर हैं, जो मुग़ल कालीन यहाँ पर ये महल बनाया गया था, वो नज़र आता है। जो मुग़ल आर्किटेक्चर है उसे आप परी महल के अंदर देख सकते हैं। यहाँ आप ऊपर आएंगे तो कुछ इस तरह का कुंड भी आपको नज़र आएगा। मे भी शायद पुराने टाइम पे यहाँ फाउंटेन्स चलते हैं, लेकिन अभी फाउंटेन ऑन नहीं है। और यहाँ थोड़ी स्नो भी है। और नीचे का जो एरिया है आप देख सकते हैं वहाँ तक। ये ज़्यादा बड़ा महल नहीं है, मतलब वो एक फ्लोर हो गया, एक फ्लोर ये हो गया, एक थोड़ा सा ऊपर की साइड है। और परी महल के पीछे जो इतिहास है वो अब हम आपको सुनाते हैं। इस सीढ़ी नुमा बाग का निर्माण शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह ने 17वीं शताब्दी के मध्य में करवाया था। दारा शिकोह ने अपनी पुस्तक रिसाला ए रुमुजात में परी महल का अपने आध्यात्मिक गुरु सूफी संत आखुन मुल्ला शाह के आवासीय विद्यापीठ के रूप में वर्णित किया है। इसकी 7 तलों में से ऊपरी 5 में पुख्ता दीवारें बनाई गई हैं, जिनमें प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ एवं पंचम तलों की प्रतिधारक दीवारों पर झिरीदार मेहराबें हैं। मूलतः इन पर पलस्तर किया गया था। बाग में जल पहाड़ी पर अव्यवस्थित जल स्रोतों से आता था, जो कि मिट्टी के प्रणाल यानी पाइप और प्रत्येक तल के मध्य में बनी खुली नालियों में बहता था। प्रथम और तृतीय तल पर मंडप भी है। चतुर्थ तल की बाहरी दीवार पर पिजन होल जैसे चौकोर आले हैं, जो संभवतः दीप रखने के प्रयोग में लाए जाते होंगे। द्वितीय और चतुर्थ तलों पर जलाशय है तथा इनमें से द्वितीय तल के पूर्णतः पुनः निर्माण किया गया है। बाग में प्रवेश तृतीय तल पर बने एक मेहराबदार प्रवेश द्वार से किया जाता है। प्रवेश द्वार के दोनों ओर कक्ष हैं, जिनमें उत्तर की ओर एक हमाम है। परी महल को 4 लेवल्स के अंदर बनाया गया है, यानी कि 4 सतहों के अंदर इस महल का निर्माण किया गया है। और हर सतह के नीचे जाने के लिए या ऊपर जाने के लिए कुछ इस तरह के सुरंग नुमा रास्ते बनाए गए हैं, जिन्हें हम टनल्स बोल सकते हैं। लेकिन ये ज़्यादा बड़े टनल्स नहीं हैं, लेकिन छोटे छोटे एक तरह से सुरंग नुमा रास्ते हैं, जिनसे हम एक लेवल से दूसरे लेवल तक जा सकते हैं। तो अब इस टनल को पार करके हम जो नीचे वाला, जो बेस वाला इसका सतह है, यानी कि सबसे नीचे वाली लेयर परी महल की, वहाँ पर पहुँच चुके हैं, जहाँ पर भी सेम उसी तरह का नज़ारा नज़र आता है जैसा कि ऊपर दिखाई देता है। परी महल में अगर आप चाहें तो इस तरह से कश्मीरी ड्रेस पहनकर फ़ोटोज़ भी क्लिक करवा सकते हैं। यहाँ पर कुछ स्टॉल्स हैं जो लोग इस तरह की ड्रेसेस प्रोवाइड करते हैं और साथ ही आपके पिक्चर्स भी क्लिक कर देते हैं। श्रीनगर के एक प्रसिद्ध मंदिर में अब हम दर्शन के लिए चल रहे हैं, जो कि हैं श्री शंकराचार्य जी टेम्पल। यहाँ तक एक पॉइंट तक तो गाड़ी आती है, लेकिन उसके बाद कुछ इस तरह की सीढ़ी वाला रास्ता है। और ये सीढ़ियाँ के जो नंबर है वो लगभग 250 सीढ़ियाँ ये हैं, जिन्हें चढ़ के हमें ऊपर की ओर जाना होता है मंदिर में दर्शन के लिए। तो चलिए आगे चलते हैं और करेंगे मंदिर में दर्शन, और वहाँ से देखेंगे जो व्यू नज़र आता है श्रीनगर का। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं श्री शंकराचार्य जी मंदिर के यहाँ, और यहाँ पर शंकराचार्य जी की प्रतिमा भी स्थापित है, जिनके हम दर्शन कर सकते हैं। और साथ ही में है भगवान भोलेनाथ का मंदिर, जिन्हें जेठेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर काफ़ी बड़ा है और यहाँ मतलब प्राचीन मंदिर हम इसे बोल सकते हैं, क्योंकि पुराना आर्किटेक्चर नज़र आता है। गोपाद्री नामक पहाड़ी पर बना यह शिव मंदिर मूलतः जेठेश्वर को समर्पित था। अद्वैतवाद के महान प्रणेता शंकराचार्य के नाम से प्रसिद्ध इस पहाड़ी से श्रीनगर का विहंगम दृश्य देखा जा सकता है। चलिए अब मंदिर के अंदर चलते हैं और करते हैं भगवान के दर्शन।
श्री शंकराचार्य जी मंदिर से हम नीचे की ओर देखेंगे तो श्रीनगर का बेहद खूबसूरत नज़ारा नज़र आता है। यहाँ से आप देखेंगे तो पूरा श्रीनगर आपको एक साथ नज़र आएगा। बीच में आप देखेंगे तो डल लेक है जो कि श्रीनगर की सबसे फेमस प्लेस है। और जो डल लेक के बीच में आपको घर नज़र आ रहे हैं ये कुछ और नहीं, हाउस बोट्स हैं जो कि डल लेक के बीचों बीच यहाँ पर मौजूद हैं। और साथ ही कई शिकाराज भी साथ में नज़र आ रही हैं। और दूर तक देखेंगे तो पूरा का पूरा श्रीनगर नज़र आता है। और साइड में देखेंगे तो ये जो झेलम नदी है वो नज़र आती है जो कि श्रीनगर से होते हुए बहती है। मंदिर के जस्ट पास में ही बनी है जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी की तपस्या स्थली, जहाँ पर भी हम दर्शन कर सकते हैं। और ये थोड़ा इस तरह से गुफानुमा आकृति में बनी हुई है। श्रीनगर में अब हम आ चुके हैं सबसे बड़े मुगल गार्डन को देखने, जिसका नाम है शालीमार बाग। यहाँ पीछे भी लिखा हुआ है मुगल गार्डन शालीमार और ये यहाँ का एंट्री गेट है। यहाँ पर एंट्री करने के लिए हमें टिकट परचेज़ करना होता है 24 रुपीज़ पर पर्सन का अगर आप एक एडल्ट हैं। और अगर आपके साथ बच्चे हैं तो उनका टिकट लगता है 12 रुपये पर पर्सन के हिसाब से। तो चलिए अंदर चलते हैं। टिकट परचेज करने के बाद अब हमने प्रवेश कर लिया है शालीमार बाग के अंदर। आप हमारे पीछे देख पाएंगे ये बाग का पूरा एरिया है और यहाँ जो प्लांटेशंस किए गए हैं वो बिल्कुल सिमेट्री में किए गए हैं। और साथ ही यहाँ पर आप इस तरह का महल नुमा स्ट्रक्चर भी देखेंगे। थोड़ा सा महल के पीछे आएंगे, मतलब इस बाग के पीछे आएंगे तो आपको ये महल नज़र आएगा। इस महल को अंदर से भी आपको मैं दिखाऊंगा। लेकिन इस बाग की खास बात यह है कि कई सारी बॉलीवुड मूवी की शूटिंग यहाँ पर हुई है, कई सारे सॉन्ग्स की शूटिंग यहाँ पर हुई है, क्योंकि ये बाग बहुत खूबसूरत नज़र आता है। हालांकि अभी आप इसको देख रहे होंगे तो ये इतना ज़्यादा खूबसूरत नज़र नहीं आ रहा है, बिकॉज इसके पीछे एक कारण है। क्योंकि ये जो महीना हम जिस महीने में हम इसको विज़िट कर रहे हैं ये महीना है फरवरी का। और फरवरी महीने में इस जगह पर स्नो होती है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरी होती है। लेकिन इस सीज़न ज़्यादा बर्फ़ न गिरने की वजह से ना हमें यहाँ बर्फ़ नज़र आ रही है ना ही फूल नज़र आ रहे हैं। लेकिन जैसे यहाँ के जो माली है, जो वर्कर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनसे जब हमने जाना कि यहाँ पर इतनी ग्रीनरी क्यों नहीं है, इस बाग को तो फूलों के लिए जाना जाता है, तो उन्होंने बताया कि यहाँ का जो मेन सीज़न है वो अप्रैल से शुरू होता है, जब यहाँ पे ग्रीनरी होती है, ये फाउंटेन्स वगैरह चलते हैं। ये देखिए यहाँ साइड में फाउंटेन्स हैं, फव्वारे हैं जो कि इस गार्डन की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। लेकिन अभी फव्वारे भी नहीं चल रहे हैं और यहाँ इतनी ब्यूटी भी नहीं है। लेकिन अभी जो माली हैं, जो यहाँ के गार्डनर्स हैं, वो काम कर रहे हैं और उनका कहना है कि कुछ टाइम के अंदर यहाँ पर और खूबसूरती बढ़ जाएगी। और अब हम आ चुके हैं इस महल के अंदर। यहाँ ऊपर की तरफ छत पे भी देखेंगे तो बहुत खूबसूरत कारीगरी की गई है। ये पुराने समय की ही पेंटिंग्स हैं और कारीगरी है जो यहाँ पे की गई है। और साथ ही अंदर आएँ तो गोल्ड वर्क दिखाई देता है, गोल्ड पॉलिश वाला जो काम है, और ये उसी ज़माने का है, मुग़ल कालीन ज़माने का। और इस बाग के बारे में मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी भी देना चाहूँगा कि जो ये शालीमार बाग है ये जहांगीर ने बनवाया था अपनी बेगम मेहरुनिसा के लिए, जिसे नूर जहाँ के नाम से भी जाना जाता है। तो उनके लिए बनाया गया था, जिसे प्यार का बगीचा भी हम बोलते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये शालीमार बाग का एंडिंग पॉइंट है। यहाँ पीछे की साइड देखेंगे तो वो दीवार नज़र आएगी जो कि इसको एक तरह से बाउंड्री है एक तरह की इसकी, क्योंकि हम बिल्कुल पीछे आ चुके हैं शालीमार बाग के। यहाँ से इस साइड भी देखेंगे तो आपको गार्डन नज़र आएगा और इस साइड भी अगर देखते हैं तो यहाँ गार्डन है। और ये जो महल जिस पे हम चल रहे हैं इसके चारों तरफ इस तरह के फाउंटेन्स हैं, यानी कि ये जो महल है ये पानी से घिरा रहता है। जब भी ये फाउंटेन्स चलते हैं तो यहाँ का नज़ारा देखने लायक होता है। डल लेक के किनारे किनारे आगे बढ़ते हुए अब हम आ चुके हैं एक और मुग़ल गार्डन को देखने, जिसका नाम है मुग़ल गार्डन निशात।
जिसे निषाद बाग के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर एंट्री करने का शुल्क लगता है 24 रुपीज़ पर एडल्ट का, और अगर बच्चे आपके साथ हैं तो उनका मूल्य लगता है 12 रुपये पर पर्सन के हिसाब से। तो अब हमने प्रवेश कर लिया है निषाद बाग के अंदर, जो कि एक मुगल गार्डन है, और अभी एक ऐसे प्लेस पर हम खड़े हुए हैं जहां से एक सिमेट्री दिखती है इस बाग की। जैसे कि आप देख पाएंगे कि जो पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं बिल्कुल एक सिमेट्री, एक सीध में लगाए गए हैं। और मैं आपको इस बाग के बारे में थोड़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा कि इस बाग का निर्माण करवाया गया था नूरजहाँ के बड़े भाई आसिफ खान ने 1633 यानी कि 1633 के अंदर इस बाग का निर्माण करवाया गया था। हालांकि अभी इस मौसम में जब हम यहाँ फरवरी के अंदर विज़िट कर रहे हैं तो यहाँ पर ज़्यादा ग्रीनरी नज़र नहीं आ रही है, ना ही यहाँ पर फूल नज़र आ रहे हैं। लेकिन जब आप यहाँ पर गर्मियों के टाइम पर आते हैं या फिर फरवरी के बाद जब बर्फ़बारी ख़त्म हो जाती है उसके बाद आते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ग्रीनरी नज़र आएगी इस पूरे गार्डन के अंदर, और बहुत खूबसूरत ये गार्डन लगता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा कि ये जो बाग है सीढ़ीदार आकृति में बना हुआ है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप, फ्लोर बाय फ्लोर बना हुआ है। जैसे कि ये अभी एक ऊंचाई पर हम खड़े हैं, इसके नीचे एक अलग स्टेप है, उसके नीचे देखेंगे तो अलग स्टेप है, और ये जो बीच में कैनाल बनाई गई है इससे हमेशा पानी बहता रहता है। लेकिन सीज़न टाइम पे जब यहाँ पर फूल खिलते हैं वगैरह तो ये गार्डन और ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है। और थोड़ा सा 360 व्यू भी हम देखते हैं इस गार्डन का। गार्डन की लोकेशन काफ़ी अच्छी है क्योंकि पीछे ज़बरवान माउंटेन रेंज है, जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं वो है ज़बरवान माउंटेन रेंज, और इधर की साइड देखें तो सामने की ओर डल झील नज़र आती है, और ये जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं ये पूरे के पूरे बाग में इसी तरह से फैले हुए हैं। कश्मीर जन्नत। निषाद बाग का हिंदी में अर्थ होता है हर्ष उद्यान, यानी कि खुशियों का बगीचा। और अभी यहाँ पर हमारे साथ एक लोकल पर्सन है जो कि निषाद बाग की क्या स्पेशलिटी है उसके बारे में बताएंगे। एक्चुअली दिस गार्डन इज 2 व्यू, माउंटेन व्यू एंड आल्सो डल लेक व्यू। ये गार्डन डल झील के किनारे पड़ता है। इस गार्डन में आपको साल में हर किसी कलर का फ्लावर मिलेगा। ये गार्डन फेमस है और पूरा गिरी हरा भरा रहता है। इस गार्डन में पूरा झरना वरना ऐसा ही पानी का रहता है। और इस गार्डन में चालू होते हैं हाँ, मार्च से एंडिंग नवंबर तक, फिर विंटर्स में बंद रहता है क्योंकि इधर थोड़ा ये जम जाता है। जी। और इस गार्डन में आपको ये ट्री दिखने को मिलेगा जी। इसका एज रहता है 380 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली, बोल गया है 380 साल। इससे भी बड़े बड़े ट्रीज आपको दिखने को मिलेगी, 400 साल 500 साल। चिनार फेमस है कश्मीर का, इसमें भी वो ऑटम लीव्स वो देखे होंगे आपने। ये चिनार फेमस, इसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन भी रहता है। काम क्या आता है इसकी लकड़ी वगैरह? हाँ, इसकी लकड़ी लगती है ज्यादातर हम लोग जब काटते वाटते हैं कुछ, जो हाउस बोट में लकड़ी लगती है वो माउंटेन्स पे आपको देखने को मिलेगा, जो ग्रीनरी रहता है, फर्नीचर वगैरह वो वही लकड़ी। मतलब इससे पुराने पेड़ भी हैं यहाँ पर? हाँ, इससे पुरानी भी पेड़ है, वो आपको देखने के लिए उस साइड से मिलेंगे। पीछे वाले वो उधर गिर गए आप, उनकी एज भी ज्यादा है। चिनार इधर का फेमस ट्री है। ओके। हाँ, खाली ये ट्री कट नहीं कर सकता है, इस ट्री पे इधर फाइन लगता है। अच्छा। किसी को उम्र कैद की सजा, 10 साल की सजा। इस ट्री को कोई मतलब ये एक तरह से इंसान की तरह ट्रीट इंसान की सजा। निषाद बाग के अंदर इस तरह से कश्मीरी ड्रेस भी आप ट्राई कर सकते हैं और उनके साथ पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। लगभग 150 से 200 रुपये पर फोटो बनाने का यहाँ पर कॉस्ट लगता है, यानी कि हाथों हाथ ये फ़ोटो बनाकर भी दे देते हैं। तो अगर आप चाहें तो इस तरह से कश्मीरी ड्रेस पहनकर यहाँ पर फ़ोटोज़ भी क्लिक करवा सकते हैं। श्रीनगर में और भी कई सारे टूरिस्ट प्लेसेस बाकी हैं जिन्हें अभी हम देखने चल रहे हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको शाम का एक खूबसूरत नज़ारा दिखाना चाहूँगा। शाम के समय जब आप डल लेक को देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार रंग बदलती हुई आपको नज़र आएगी। जब धीरे धीरे करके शाम ढलने लगेगी तो जो डल लेक का नज़ारा है वो और भी खूबसूरत नज़र आने लगता है।
अब हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर की सबसे ज़्यादा पॉपुलर और मेन जगह पर, जिसका नाम है लाल चौक। हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे घंटाघर, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। कई बार हम टीवीज़ में भी देखते हैं, न्यूज़ पे भी देखते हैं, तो यही घंटाघर दिखाया जाता है। और ये जो लाल चौक है, ये मेन मार्केट एरिया है श्रीनगर का। जैसे कि आप हमारे साथ देख पाएंगे कि पीछे कई सारी दुकानें हैं। हालांकि अभी हम यहाँ रात को आए हैं तो अधिकतर दुकानें बंद हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर जब दिन में आते हैं तो पूरा लोकल मार्केट आप देख सकते हैं। और दूर तक देखेंगे तो यहाँ दुकानें ही दुकानें आपको नज़र आएंगी, मार्केट ही मार्केट है। और ये जगह मतलब एक तरह से लाल चौक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे रास्ते इस जगह से जुड़ते हैं। ये इधर भी रास्ता जाता है, सामने भी जाता है, पीछे की ओर भी जाता है। मतलब एक तरह का चौराहा भी इसको बोल सकते हैं और एक सर्कल बोल सकते हैं, जो कि टूरिस्ट के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पर एक पॉइंट भी बनाया हुआ है जहाँ से लोग जो फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, क्लिक करते हैं इस घंटाघर के साथ। तो अगर आप भी कभी श्रीनगर आते हैं तो यहाँ से पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। श्रीनगर में आप SPS म्यूज़ियम भी देख सकते हैं, जिसका नाम है श्री प्रताप सिंह म्यूज़ियम श्रीनगर। ये इसका ओपनिंग टाइम होता है सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक, और इसका देखने का शुल्क लगता है सिर्फ 10 रुपीज़ पर पर्सन का, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसका मंडे के दिन अवकाश रहता है। हालांकि अभी यहाँ पर रात हो चुकी है तो हम इसे अंदर से तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन अगर आप श्रीनगर आते हैं तो इसे ज़रूर देखिए। SPS म्यूज़ियम के जस्ट सामने बना हुआ है ये खूबसूरत ब्रिज, जहाँ पर अगर आप रात को आते हैं तो कुछ इस तरह का नज़ारा आपको नज़र आता है। ये दूर तक बहुत ही खूबसूरत सा ब्रिज है जो कि झेलम नदी के ऊपर बना हुआ है। यहाँ से आप नीचे की ओर देखेंगे तो आपको झेलम रिवर नज़र आएगी। जो झेलम नदी है उसके ऊपर ये ब्रिज बना है, और नीचे की साइड कुछ हाउस बोट्स भी हैं जो कि नज़र आती हैं। अब हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर की एक होली प्लेस पर, जिसका नाम है हज़रत बल श्राइन, जो कि आप हमारे पीछे देख पाएंगे। ये मुस्लिम्स में एक बहुत ही पवित्र स्थान है, क्योंकि यहाँ पर मोहम्मद साहब के दाढ़ी का बाल रखा गया है। इस वजह से इसे पवित्र स्थान माना जाता है, और मुस्लिम्स में ये एक होली प्लेस है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी आपको मैं दिखाना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ तो ये एक लेक साइड है, मतलब ये डल लेक ही है, और डल लेक के किनारे पर ही हज़रत बल श्राइन बना हुआ है। और यहाँ अगर मैं थोड़ा सा साइलेंट होता हूँ तो आपको कई सारी चिड़ियाओं की आवाज़ सुनाई देगी। देखिए ये जो आवाज़ें आ रही हैं चिड़ियाओं की, यहाँ पेड़ पर आप देखेंगे तो कई हज़ारों की संख्या पे आपको चिड़ियाएँ नज़र आएंगी। और एक ही पेड़ पे नहीं, जितने भी पेड़ यहाँ पर हैं सभी पे बर्ड्स ही बर्ड्स हैं, जिनकी चहचहाहट की आवाज़ यहाँ पर काफ़ी अच्छी लगती है। अगला स्थान जिसे हम श्रीनगर में एक्सप्लोर कर सकते हैं वो है नगीन लेक। कई लोग इसे नागिन लेक भी बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में है ये नगीन लेक, और इसका नाइट व्यू बेहद खूबसूरत नज़र आता है। अगर आप नाइट को यहाँ आते हैं तो काफ़ी अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। हालांकि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा नगीन लेक के बारे में, कि नगीन लेक डल लेक का ही एक हिस्सा है। क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं ये है नगीन लेक, लेकिन जब ब्रिज के दूसरी पार देखेंगे आप तो ये है डल लेक, और दोनों का जो पानी है वो कनेक्टेड है। यानी कि जो डल लेक से जो पानी आता है वो नगीन लेक में आ जाता है। तो अगर एक लॉजिक वाइज बात करें तो दोनों एक ही हैं, लेकिन दोनों के नाम अलग अलग कर दिए गए हैं। और इस जगह भी शिकारा राइड होती है, यानी कि नगीन लेक में भी शिकारा राइड होती है, और यहाँ पर भी हाउस बोट होती हैं। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी हाउस बोट या फिर शिकारा का मज़ा ले सकते हैं। और अगर बात करें यहाँ से दिखने वाले फ़ोर्ट की, तो यहाँ से एक किला दिखता है जिसका नाम है हरी पर्वत फोर्ट। वो एक ऐसा किला है जो कि आर्मी के अंडर में है फ़िलहाल, और वहाँ ऊपर अगर आपको विज़िट करना है तो आपको स्पेशल परमिशन की ज़रूरत होती है। श्रीनगर में जिस होटल में हम रुके हुए हैं उस होटल का मैं आपको रूम टूर कराना चाहूँगा। ये रूम हमारा काफ़ी लग्जीरियस है और काफ़ी अच्छी सुविधाओं के साथ है। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हमने ये ट्रिपल शेयरिंग वाला रूम लिया है, और यहाँ पर एक हॉट एसी की सुविधा दी गई है। क्योंकि श्रीनगर काफ़ी ठंडा होता है तो हॉट एसी से काफ़ी सहायता हो जाती है, और साथ ही जो ये रूम का फर्नीचर है और जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा है। साथ ही गर्म पानी के लिए केटल्स वगैरह दिए गए हैं
क्योंकि गर्म पानी ज़रूरी होता है। और साथ ही बाथरूम एरिया भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। बाथरूम भी काफ़ी अच्छा है और वेल क्लीन्ड है, साफ़ सुथरा बाथरूम है। और यहाँ पर एक गीज़र है काफ़ी बड़ी साइज़ का, क्योंकि यहाँ पर अगर आप हाथ भी धोएंगे ठंडे पानी से तो पानी इतना ठंडा होता है कि आपके हाथ जम जाएंगे, तो गर्म पानी की सुविधा भी होनी ही चाहिए। तो काफ़ी अच्छा रूम है, मैं इसको काफ़ी अच्छे से बोल सकता हूँ कि साफ़ सुथरा भी है और लग्जरी भी है। श्रीनगर में आप ट्यूलिप गार्डन को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ट्यूलिप गार्डन एक ऐसा गार्डन है जहां पर रंग बिरंगे ट्यूलिप फ्लावर्स को आप देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत गार्डन ये होता है, लेकिन इसकी ख़ास बात यह है कि यह साल में 1-1.25 महीने के लिए ही ओपन होता है और वो टाइमिंग है मार्च का आखिरी हफ्ते से लेकर अप्रैल महीना। मतलब ये सिर्फ 1-1.25 महीने के लिए ही ओपन होता है, जिस टाइम पर आप इस गार्डन को देख सकते हैं। एक और गार्डन है जिसे कि आप श्रीनगर में एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसका नाम है बॉटेनिकल गार्डन। वैसे इसका पूरा नाम अगर बोलें तो नेहरू मेमोरियल बॉटेनिकल गार्डन है। यहाँ पर भी अंदर प्रवेश करने का चार्ज लगता है 24 रुपीज़ फॉर एडल्ट और 12 रुपीज़ फॉर द चाइल्ड। अंदर भी आप जा सकते हैं और ये भी एक खूबसूरत बॉटेनिकल गार्डन है जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि कैसे आप अपना श्रीनगर या कश्मीर का टूर प्लान कर सकते हैं। देखिए, श्रीनगर या कश्मीर घूमने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन कि आप अपनी जर्नी स्वयं ही प्लान करें, सारे अरेंजमेंट स्वयं ही करें। इसके लिए आपको इन इलाकों की जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। और दूसरा ऑप्शन होता है कि आप एक टूर पैकेज ले लें, एक ट्रैवल पैकेज ले लें, जिसमें कि सारी सुविधाएं आपको ट्रैवल कंपनी, ट्रैवल एजेंसी करके देती हैं और आपको कोई भी अरेंजमेंट स्वयं नहीं करना होता, जिससे कि आपकी ट्रिप बहुत ही आरामदायक और मज़ेदार हो जाती है। और इन्हीं बेनिफिट्स को देखते हुए हमने भी एक ट्रैवल पैकेज बुक किया है प्रिया ट्रैवल्स के साथ, जिसमें कि हमने जो श्रीनगर आज घूमा वो उसमें इंक्लूडेड है। गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम, ये चारों प्लेसेस उस पैकेज में इंक्लूडेड हैं। और ये पैकेज हमने लिया है प्रिया ट्रैवल्स के साथ, जिनके ओनर अभी हमारे साथ ही हैं, विशु सर हमारे साथ हैं, जो कि हमको ये पूरे सारी प्लेसेस अच्छे से घुमा रहे हैं। और इनके साथ जो हमारा एक्सपीरियंस है काफ़ी अच्छा है। अगर आप भी चाहें तो प्रिया ट्रैवल्स के साथ अपना टूर पैकेज बुक कर सकते हैं कश्मीर के लिए या अन्य स्थानों के लिए, जैसे कि मनाली, कसौल, अलग अलग इनके पैकेजेस होते हैं, तो वो भी बुक कर सकते हैं। तो जो भी आपको पैकेज बुक करना हो इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इनकी कांटेक्ट डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप इनके साथ कांटेक्ट करके अपने टूर पैकेजेस बुक कर सकते हैं। तो ये है श्रीनगर और श्रीनगर घूमने से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपना रिव्यू नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, इसे शेयर करें अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है आगम सिंह सिसोदिया, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है।